हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मास्टर वीडियो बनाते हैं। इसके पहले आपको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ट्रांसलेशन जो है नाउन क्लाज और इसके एक्सरसाइज, फिर एडजेक्टिव क्लाज इसकी एक्सरसाइज, एडवर्ब क्लाज इसकी एक्सरसाइज में पढ़ा चुका हूँ। ये रिवीजन के तौर पे मैं बना रहा हूँ वीडियो, ताकि जो आपको एक साथ जो है इसको आप रिवीजन कर सकें, परीक्षा से पहले दोहरा सकें। और अगर आप नहीं देखें पिछली वीडियोस ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो एक साथ आप देख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं मास्टर वीडियो के साथ। आइए आज ट्रांसलेशन में जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। बड़े बड़े वाक्य जो आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस से ही रहते हैं, क्योंकि सिंथेसिस में आप इसके बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, तो बड़े बड़े वाक्य इसमें जोड़ के बनाए जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि देखिए, एक प्रिंसिपल क्लाज होती है और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाज होती है। सबऑर्डिनेट क्लाज तीन प्रकार की होती है: नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज, एडवर्ब क्लाज। तो ये तीन प्रकार के क्लाज से जो है इसके कंजक्शन जुड़े रहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हिंदी होती है मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य या जटिल वाक्य। अब देखिए, अब हम देखेंगे नाउन क्लाज के द्वारा वाक्य जुड़ा रहा था, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडजेक्टिव क्लाज, एडवर्ब क्लाज। तो ये नाउन क्लाज वह सभी कार्य करेगी जो एक नाउन करता है, एडजेक्टिव क्लाज वह सभी कार्य करेगी जो एक एडजेक्टिव करता है, एडवर्ब क्लाज वो सभी कार्य करेगी जो एक एडवर्ब करता है। तो हम एक एक क्लास को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, फिर अगली क्लास पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले नाउन क्लाज। अगर किस तरह के वाक्य को नाउन क्लाज में आएंगे, उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा। चलिए पहले रूल देख लेते हैं, ताकि आपको उदाहरण तब पढ़ाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। संज्ञा उपवाक्य नाउन क्लाज में नाउन का काम करता है, यानी नाउन क्लाज नाउन का कार्य करता है। नाउन की भांति या किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि इतना जान लीजिए। अब पहली बात तो ये जान लीजिए क्लाज किसे कहते हैं। क्लाज जो है, देखिए, प्रिंसिपल क्लाज एक होती है, वो बिना कंजक्शन के रहती है। उसके अलावा कोऑर्डिनेट क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज, दो प्रकार की क्लाज, तीन ही प्रकार की क्लाज होती है। प्रिंसिपल क्लाज, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लाज, कोऑर्डिनेट क्लाज। ये दोनों कंजक्शन से जुड़ी रहेंगी और ये विदाउट कंजक्शन, ठीक है, विदाउट कंजक्शन के रहती, ठीक है, कंजक्शन विदाउट कंजक्शन, बिना कंजक्शन के रहती है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लाज होता है, आश्रित संयोजक, ठीक है, उसी वही जो है नाउन क्लाज होता है। ठीक है, वही आश्रित संयोजक तीन प्रकार के होते हैं: नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लाज। तो नाउन क्लाज वह सीधी सी बात है भाई, सबऑर्डिनेट क्लाज है तो वो किसी कंजक्शन से रहेगी, और वो कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा। ठीक है, जैसे किसी बड़े वाक्य के भाग को क्लाज कहते हैं। तो बड़ा वाक्य रहेगा तो उसमें कम से कम दो क्लाज रहेंगे, एक जो है कंजक्शन से रहेगी और एक बिना कंजक्शन के। बिना कंजक्शन वाले को प्रिंसिपल क्लाज कहेंगे, कंजक्शन से जो रहेगी वो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब हो सकता है। लेकिन नाउन रहेगा तो वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि नाउन भी किसी का सब्जेक्ट हो सकता है, तो नाउन क्लाज भी हो सकता है। जो वाक्य एक दो रहेंगे अभी नाउन क्लाज अभी हम पढ़ देंगे। वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है नाउन क्लाज, 3 और 4 उदाहरण देखेंगे। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, 5वां 6वां उदाहरण इस तरह से दिया जाएगा। यानी कि प्रीपोजिशन के बाद जैसे नाउन आ सकता है तो नाउन क्लाज भी आ सकता है। वर्ब का कम्प्लीमेंट भी हो सकता है, पूरक हो सकता है। नाउन का केस इन पोजीशन हो सकता है। नाउन केस इन पोजीशन मतलब समान की स्थिति। जो शब्द किसी नाउन की पोजीशन को क्लियर करता है उसे हम केस इन पोजीशन कहते हैं। ये सब कुछ हो सकता है। और नाउन क्लाज में प्रश्नवाचक वाक्य साधारण वाक्य बन जाता है। उदाहरण नंबर 4 में पढ़ेंगे तो देखेंगे। जैसे कोई प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा, जब नाउन क्लाज बना दिया जाएगा तो नाउन क्लाज के कंजक्शन से जुड़े रहे, कंजक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब लिखा जाता है, तो इसलिए वो साधारण वाक्य सर टू सेंटेंस बन जाता है। जैसे इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट के नियमों का पालन क्योंकि हम करते हैं तो इसलिए वो सर टू बन जाता है। चलिए अब देख लेते हैं संज्ञा, एक एक उदाहरण सहित समझते हैं। नाउन क्लाज नाउन का कार्य करता है। नाउन की भांति या किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है। तो नाउन की तरह किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है नाउन क्लाज। जैसे वाक्य 1 और 2 देखते हैं, 1 और 2। जैसे मुझे मालूम है वह क्या करेगा, तो वह क्या करेगा, व्हाट ही विल डू इज नोन टू मी, मुझे मालूम है। तो यह इस तरह से जो है वह क्या करेगा, इसकी अंग्रेजी लिखेगा व्हाट ही विल डू, उसके बाद इज नोन टू मी माने मुझे मालूम है। अब अभी सोच देंगे कि मुझे मालूम है वह क्या करेगा, इसके बाद में क्यों नहीं लिखे। तो इसमें ग्रामर का एक रूल होता है कि जैसे ये इज क्या है, आपका वर्ब है, तो वर्ब का सब्जेक्ट हमको लिखना है।
तो वर्ब का सब्जेक्ट अगर हम व्हाट ही विल डू लिखेंगे तो वह क्या करेगा, तो यही जो कंजक्शन शुरू रहती है उसी को नाउन क्लास कहेंगे। ठीक है, तो व्हाट ही विल डू आपका ये पूरा इस वर्ब का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। तो इस तरह से ये, और इसको कहते हैं हम नाउन क्लास। अगला है, यह निश्चित है कि वह नहीं आएगा, तो दैट ही विल नॉट कम, कि वह नहीं आएगा, तो कंजक्शन से जो जुड़ा है वही नाउन क्लास है। इज सर्टेन, वन निश्चित है। दैट ही विल नॉट कम इज सर्टेन, मतलब निश्चित है कि वह नहीं आएगा, या यह निश्चित है कि वह नहीं आएगा। यह की अंग्रेजी इट नहीं लिखते हैं, क्यों? क्योंकि ग्रामर का एक रूल है कि नाउन क्लास के पहले इट, ठीक है, इट, दिस, दस, दैट या सो, ये 5 शब्द जो है नाउन क्लास के पहले नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए दिस की अंग्रेजी हिंदी ही आएगी, तब भी हम नहीं लिखेंगे। अगर हम इसको यह लिखेंगे, यह निश्चित है, इट इज़ सर्टेन दैट, अगर मान लीजिए लिख दिए इट इज़ सर्टेन दैट, तब दैट ही विल नॉट कम, तो इज के पहले इट आ गया तो इसलिए गलत हो जाएगा। इट सब्जेक्ट ना आके पूरा नाउन क्लास हम सब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। ठीक, क्योंकि यहाँ देखिए रूल में दिया गया ना कि भाई सब्जेक्ट तो हो सकता है किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। 3 और 4 उदाहरण। ठीक है, वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, देखिए, उसने कहा कि हरी पास हो गया है, तो ही सेड दैट, उसने कहा कि हरी पास हो गया है, मतलब हरी हैड पास्ड। अब एक बात ध्यान देनी, यहाँ है भले आगे गया है तो हैज पास नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये सेड पास्ट टेंस है, तो जब पास्ट टेंस रहा था तो दैट के बाद भी हम पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, इनडायरेक्ट के नियम का पालन करते हैं। भाई ये अगर दैट के पहले ये रिपोर्टिंग पर पास्ट में, तो रिपोर्टेड को पास्ट बदल देते हैं। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है इसी को प्रिंसिपल क्लास कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। आई डू नॉट नो माने मैं नहीं जानता हूँ। वेयर ही लिव्स माने कि वह कहाँ रहता है, कि कहाँ करेंगे, वेयर ही लिव्स माने वह रहता है। अब यहाँ देखिए ना कि वेयर के बाद सब्जेक्ट और वर्ब लिखा जाएगा, तो इस तरह से ये साधारण क्लास हो जाता है जब कंजक्शन से जोड़ा जाता है। ठीक है, कि वह कहाँ रहता है, इसमें प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, साधारण वाक्य, क्योंकि साधारण वाक्य में वेयर के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आता है। यही आपको यहाँ देखिए पढ़ाया गया था, रूल नंबर 2 में बताया गया, नाउन क्लास में प्रश्नवाचक वाक्य साधारण वाक्य बन जाता है, जैसे वाक्य नंबर 4। ठीक है, और ये भी देखिए बताया गया है कि नाउन क्लास किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे 5 और 6 देखते हैं। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वाला उदाहरण देख लेते हैं। जो कुछ मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दो, इसकी अंग्रेजी को पे अटेंशन माने ध्यान दो, टू व्हाट आई से, जो कुछ मैं कहता हूँ उस पर, टू माने के लिए या उस पर। ठीक है, पे अटेंशन टू, उस पर ध्यान दो, किस पर, व्हाट आई से, जो कुछ मैं कहता हूँ। तो व्हाट माने जो कुछ भी होता है, तो यहाँ टू आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, तो व्हाट आई से जो है ये ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से व्हाट आई से ये आपका नाउन क्लास है, नाउन क्लास किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगला वाक्य, जो कुछ तुम कहते हो मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। आई डू नॉट रिलाई ऑन माने पर, मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ, किस पर, व्हाट यू से, जो कुछ तुम कहते हो। अब इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि आन एक आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद व्हाट यू से आपका नाउन क्लास है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक, इस तरह से नाउन क्लास ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। और क्या हो सकता है नाउन क्लास, वर्ब का कम्प्लीमेंट भी हो सकता है, जैसे 7 और 8 उदाहरण देख लेते हैं। वर्ब का कम्प्लीमेंट कैसे हो सकता है देखते हैं। माने कम्प्लीमेंट माने होता है पूरा। अब देखिए, मेरा भय है कि वह कहीं अनुत्तीर्ण ना हो जाए। माई फियर इज दैट ही मे फेल, मेरा भय है कि ही मे फेल, वह अनुत्तीर्ण ना हो जाए। ठीक, तो अब यहाँ क्या है, माई फियर इज, मेरा भय, पता नहीं क्या भय, वाक्य का कंप्लीट सेंस नहीं लिखा रहा, पूरा नहीं हो पा रहा अर्थ। अगर हम ये लिख देंगे दैट ही में फेल, कि वह फेल हो सकता है, कि वह कहीं फेल ना हो जाए या फेल हो सकता है, तो ये आपका नाउन क्लाज हो गया। दैट इज वर्ब का जो है ये दैट ही में फेल नाउन क्लाज एज ए कम्प्लीमेंट आपका आ गया। अगला है, सत्य है कि वह एक चोर है। द ट्रूथ इज माने सत्य है, पता नहीं क्या सत्य है, तो अर्थ अधूरा है। तो अब हम दैट ही इज ए थीफ लिख देंगे कि वह चोर है, तो वाक्य पूरा हो गया, इसको हम कम्प्लीमेंट कहेंगे। देखिए आगे जो है कह रहे हैं कि नाउन क्लास केस इन पोजीशन होता है, 9वां 10वां उदाहरण है। केस इन पोजीशन माने समान स्थिति, जब जो शब्द किसी नाउन की पोजीशन को क्लियर करता है उसको हम केस इन पोजीशन कहते हैं। अब जैसे यह समाचार कि वह मर गया है सही नहीं है। द न्यूज़ माने यह समाचार, दैट ही डाइड कि वह मर गया है, इज इनकरेक्ट गलत है या सही नहीं है, बात एक ही बात। इज नॉट करेक्ट लिखे या इज इनकरेक्ट, बात एक ही बात। अब एक बात ध्यान देना, यह समाचार के दिस न्यूज़ नहीं लिखा गया, क्योंकि हम आपको बताए थे कि दैट से नाउन क्लास है, और नाउन क्लास के पहले दिस, इट, दैट, सो,
ठीक है, ये सब नहीं लगता, इसलिए दिस या इट नहीं लिखते हैं। द न्यूज़, कोई आर्टिकल हम लगा सकते हैं कि द न्यूज़ दैट, माने वह समाचार की या यह समाचार की। ही डाइड, वो मर गया, इज इनकरेक्ट। अब इसमें जानते क्या है, ये द न्यूज़ जो है ये प्रिंसिपल क्लाज का सब्जेक्ट है, और दैट ही डाइड आपका नाउन क्लाज है, और ये इज इनकरेक्ट जो है, इज जो है ये प्रिंसिपल का क्लाज का वर्ब है, इनकरेक्ट ऑब्जेक्ट ये कम्प्लीमेंट है। ठीक है, अगला है तुम्हारा कथन कि सोहन पागल है, गलत है। योर स्टेटमेंट, तुम्हारा कथन दैट सोहन इज मैड कि वह सोहन पागल है, इज रॉन्ग, गलत है। तो दैट सोहन इज मैड आपका नाउन क्लाज है, योर स्टेटमेंट इज रॉन्ग जो है आपका ये प्रिंसिपल क्लाज है पूरा। योर स्टेटमेंट प्रिंसिपल क्लाज का सब्जेक्ट, इज रॉन्ग उसका अन्य शब्द है, वर्ब और उससे रिलेटेड कम्प्लीमेंट या नाउन आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जितने उदाहरण थे सब बता दिए गए, इसके रूल्स भी बता दिए। अब चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 31 को पहले आप कर लीजिए, फिर मैं आंसर बोल रहा हूँ, मिला लीजिए, ये इसी पर आधारित है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। मुझे बतलाओ कि वह कहाँ रहता है, तो मुझे बतलाओ कहेंगे जी टेल मी वेयर ही लिव्स, कि वह कहाँ रहता है। पहले वेयर लिखेंगे कि कहाँ का अंग्रेजी, और उसके बाद सब्जेक्ट ही रहना का अंग्रेजी लिव्स होता है। ठीक, फुल स्टॉप करेंगे। अगला है, क्या तुम जानते हो कि मोहन एक गरीब लड़का है, इसकी अंग्रेजी होगा क्या, नहीं सॉरी, तुम जानते हो, क्या नहीं लगा, यू नो, तुम जानते हो, उसके बाद दैट लगा देंगे, दैट, उसके बाद मोहन इज ए पुअर बॉय, मोहन एक गरीब लड़का है। जो कुछ उसने कहा मैं, ठीक है, यहाँ देखिए, और वाक्य, जो कुछ उसने कहा सत्य था, ये है वाक्य पूरा, जो कुछ उसने कहा सत्य था। तो वाट ही सेड, जो कुछ उसने कहा, वाज ट्रू, वाट ही सेड कामा वाज ट्रू, जो कुछ उसने कहा सत्य था। तो वाज का सब्जेक्ट वाट ही सेड हो जाएगा पूरा, नाउन क्लॉज। चौथा वाक्य, मैं नहीं जानता कि वह कब आएगा, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। व्हेन ही विल कम, कि वह कब आएगा या कि, ठीक है, व्हेन ही विल कम, व्हेन के बाद सब्जेक्ट ही लिखेंगे, फिर विल कम लिखेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि सुरेश एक अच्छा लड़का है, एवरी स्टूडेंट नोज, क्या नो डब्ल्यू एस, नोज मीन्स जानता है, दैट मीन्स कि सुरेश एक अच्छा लड़का, सुरेश इज ए गुड बॉय, सुरेश इज ए गुड बॉय। उसका कथन कि उसने घड़ी चुराई सही नहीं, सही है, उसका कथन माने हिज स्टेटमेंट कि उसने घड़ी चुराई, दैट ही स्टोल द वॉच, सही है, इज करेक्ट। ठीक है, और उसके बाद अब भी इज करेक्ट पहले कामा लगा देंगे, जैसे यहाँ लगा। मैंने हरी से पूछा कि उसकी उम्र क्या है, तो हो जाएगा आई आस्क्ड हरी, मैंने हरी से पूछा कि उसकी उम्र क्या है, तो की के साथ क्या है, तो ठीक है, कि उसकी उम्र क्या, देख एक बात जान लीजिए कि उम्र पूछने के लिए क्या, ये अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, हाउ लिखते हैं। आई आस्क्ड हिम हाउ ओल्ड लिखते हैं, कि कितना उम्र, हाउ ओल्ड, उसके बाद सब्जेक्ट हम लिखेंगे ही, इज नहीं लिखेंगे, वाज लिखेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लिखे हैं आई आस्क्ड, पास्ट टेंस लिखे हैं ना, उसके बाद हाउ ओल्ड, ये आपका कंजक्शन काम करेगा, हाउ ओल्ड ही वाज, कि हाउ ओल्ड मतलब इसको हमसे आपकी उम्र कितनी है, तो कितनी है या आपकी उम्र क्या है, ये हमारी भाषा हिंदी, तो क्या और कितनी चाहे जो भी रहे, लेकिन हाउ लिखते हैं, हाउ ओल्ड उम्र पूछने के लिए लगता है, हाउ ओल्ड कंजक्शन के रूप में लगता है, ही इसका वाज हो जाएगा आस्क्ड के नाते। मुझे यह विश्वास है कि वह तुम्हारा भाई है, आई बिलीव दैट, ठीक है, विश्वास मतलब वही बिलीव होता है, या किताब में दिया भी है विश्वास करना, ये दिया। आई बिलीव दैट या आई एम सर्टन दैट भी कह सकते हो, मुझे निश्चित हूँ या मुझे विश्वास है। आई एम श्योर दैट भी कह सकते हो, श्योर माने विश्वास होना, पक्का विश्वास होना, क्या जो भी कह सकते हो। आई बिलीव दैट या आई एम श्योर दैट या आई एम सर्टन ऑफ दैट। हाँ, वह तुम्हारा भाई, दैट की कहेंगे दैट हो जाएगा, दैट ही इज योर ब्रदर। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, इसकी अंग्रेजी होगा व्हाट यू डिड विथ मी, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसे बुलाया नहीं जा सकता, कामा करके लिखेंगे, कैन नॉट बी फॉरगॉटन, ठीक है, व्हाट यू डिड विथ मी कैन नॉट बी फॉरगॉटन, तो कैन नॉट आपका वर्ब जो है व्हाट यू डिड विथ मी हो जाएगा आपको।
आगे है मुझे, ठीक है, एक बात ध्यान देना, भुलाया नहीं जा सकता, कैन नॉट बी फॉरगॉटन होगा। क्यों? क्योंकि ये वाक्य पैसिव हुआ है, इसमें किताब में दिया भी गया है, इसलिए देखिए कैन नॉट बी फॉरगॉटन। व्हाट यू डिड विथ मी कम कैन नॉट बी फॉरगॉटन। मुझे आशा थी कि तुम उत्तीर्ण हो जाओगे। मुझे आशा थी कि मतलब आई होप्ड, मुझे आशा थी, दैट मीन्स कि तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, यू वुड पास। यहाँ बिल नहीं वुड कर देंगे क्योंकि होप्ड है ना, अब होप्ड जो है पीछे पास्ट टेंस है, तो इसलिए आई होप्ड दैट यू वुड PASS पास, पास माने उत्तीर्ण होना या सफल होना। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको अगली वीडियो में एडजेक्टिव क्लास पढ़ाया जाएगा, उसका एक्सरसाइज कराया जाएगा, फिर एडवर्ब क्लास। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए ताकि समय से नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ग्रामर का पूरा आपको एक्सीलेंट आपको कवर कराया जा रहा है। जो भी एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा अपलोडेड हैं, जो कुछ छूटी हैं वो भी रिवीजन में आ जाएंगे। और 1 अप्रैल से फिर किताब भी आपकी हर क्लास की चलने लगेंगी, 10 और 12 की। बाकी कंपटीशन लेवल की भी ग्रामर वीडियो में एक पार्ट बनाया हूँ और दूसरा लेसन भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा आपको कल तक, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है नाउन क्लास हम पढ़ा चुके हैं इसके पहले की वीडियो में। अब आपको जो है एडजेक्टिव क्लास आज पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि बीच में थोड़ा सा वीडियो नहीं बन पाया, लाइट भी समस्या थी और बोर्ड परीक्षा की कापियाँ जच रही हैं तो समय नहीं मिल पाया। तो जैसे समय मिलता है मैं पूरा अपलोड करता हूँ, तो इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें। जब ना वीडियो अपलोड हो पाए तो जो पीछे वाला है उसको आप रिवीजन कर लिया करें। चलिए देखते हैं एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास किसे कहते हैं? तो वे क्लास जो अपने से पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। एडजेक्टिव क्लास मतलब वह सभी कार्य करता है जो एक एडजेक्टिव कहता है। एडजेक्टिव काम क्या है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। जो शब्द नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो वही चीज़ है, जब शब्द ना आके पूरा क्लास आके नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हो तो उनको हम एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। देखिए पहले रूल देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर हम तुरंत एक्सरसाइज भी बता देंगे। पहला नियम कह रहा है कि एडजेक्टिव क्लास किसी रिलेटिव प्रोनाउन माने संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कितने हैं? 5 हैं। हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये 5। या रिलेटिव एडवर्ब कितने हैं? 4 हैं। वाई, व्हेन, वेयर, हाउ से आरंभ होती है। यानी कि कंजक्शन जो है ये WH फैमिली और दैट है, तो इनसे जो है प्रारंभ होती है एडजेक्टिव क्लास। कब? जब ये मतलब पूरी क्लास किसी की विशेषता बतलाएगी। तो रिलेटिव प्रोनाउन रहेगी। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब ये प्रोनाउन है किसी नाउन के बदले में आएगी, ठीक है, उसकी। और कंजक्शन का भी काम ये करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। और एडजेक्टिव क्लास वाक्य में विशेषण का कार्य करती है, अतः एडजेक्टिव क्लास के पहले नाउन या प्रोनाउन का आना आवश्यक है जिसकी वो विशेषता बतलाता है। यानी कि ये जितने कंजक्शन बताए गए इनके पहले नाउन या प्रोनाउन आना जरूरी है, तभी आप उसको एडजेक्टिव क्लास मान सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा पूरा। पहले रूल पे ध्यान दे देते हैं। यदि हिंदी में जो कि, जिसने, जब, जहाँ आदि शब्दों से प्रारंभ होती हैं, मतलब यह जो एडजेक्टिव क्लास रहेगी वो हिंदी में जब हम वाक्य जोड़ेंगे उसमें कोई ऐसा कंजक्शन आ गया जो जा से शुरू रहेगा, जैसे जो कि, जिसने, जब, जहाँ, ये सब प्रारंभ होगी। तो इसके पहले आप नाउन क्लास पढ़े थे तो उसमें जा की जगह का था, का से शुरू होता था। अब देखिए आगे, पहले नाउन या प्रोनाउन की जिससे ये शब्द संबंधित होते हैं अंग्रेजी आती है। तो पहले नाउन या प्रोनाउन की अंग्रेजी आएगी जिससे संबंधित होते हैं, फिर जो, जहाँ या जब आदि की अंग्रेजी आती है। नियम नंबर 4, यदि पहले क्लास में सच या सेम है तो एडजेक्टिव क्लास एज से प्रारंभ होती है। उदाहरण नंबर 8, यानी कि सच या सेम है पहले क्लास में तो एज लगा के हम दूसरे क्लास को, दूसरे वाक्य को जोड़ देते हैं। सच या सेम माने होता है ऐसे या ऐसा, एज माने तब यहाँ होगा जो। चलिए एग्जाम्पल से अच्छे समझते हैं एडजेक्टिव क्लास। मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई थी। मान लीजिए ये वाक्य आ गया, मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ, हु हैड स्टोलन योर वॉच, जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई थी। तो हु माने जिसने या जो। अब हु के पहले देखिए नाउन आ गया है, ये हु जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंधवाचक संबंध। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन भाई है, प्रोनाउन है तो किसी नाउन के बदले में ही आएगा।
कंजक्शन का भी काम करता है, दोनों काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, दिस नाउन के बदले में आके कंजक्शन का काम भी करेगा, प्रोनाउन भी है और कंजक्शन भी है। तो यह मैं उस आदमी को जानता हूँ, ठीक है, हु हैड स्टोलन योर वॉच, जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई थी। एक बात ध्यान देना, उसकी अंग्रेजी यहाँ द हो गया, द का अर्थ होता है वह, वही, उस, उसी, ये 4 शब्द आएंगे तो उसकी अंग्रेजी केवल द लिखा जाता है एडजेक्टिव क्लास में। एडजेक्टिव क्लास के नाउन से पहले अगर ये वह, वही, उस, उसी आए तो उसकी अंग्रेजी केवल द लिखा जाता है। तो अब इसमें क्या है कि आई नो द मैन आपका एक प्रिंसिपल क्लास है, हु हैड स्टोलन योर वॉच ये आपका एडवर्ब क्लास है, एडवर्ब क्लास में एडजेक्टिव क्लास। यह वही गांव है जहां मैं पैदा हुआ था, दिस इज द विलेज वेयर आई वाज बॉर्न। देखिए वही का अंग्रेजी द लिखा गया, ध्यान देना, वही, वह, वही, उसी का अंग्रेजी बता दिए द। दिस इज द विलेज माने यह वही गांव है, वेयर आई वाज बॉर्न जहां मैं पैदा हुआ था। तो वेयर माने जहां मैं पैदा हुआ मतलब गाँव में, तो ये वेयर गाँव के बदले में आया है, स्थान का नाम न लिख के वेयर लगा दिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजक्शन का भी काम करता है। ठीक है, यही समय जब तुमको पढ़ना चाहिए, दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड स्टडी, जब तुमको पढ़ना चाहिए यही समय, दिस इज द टाइम, या इसको ऐसे भी कह सकते, यह वही समय है जब तुमको पढ़ना चाहिए, बात एक ही हुआ। यह वही स्थान है जहाँ तुम्हारे पिताजी मारे गए थे, दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान, वही का अंग्रेजी द हो गया। वेयर योर फादर वाज किल्ड, जहाँ तुम्हारे पिता मारे गए थे। अगला है, मैं एक जंगल में पहुंचा जो जंगली जानवरों से भरा हुआ था, आई रीच्ड ए जंगल, मैं एक जंगल में पहुंचा। एक के बाद ध्यान देना, रीच्ड के साथ इन नहीं लिखा जाता, मेक अंग्रेजी इन या इंटू, और इंटर के साथ भी नहीं लिखा जाता अगर जब ये वर्ब की जगह आएंगे तब। आई रीच्ड ए जंगल माने मैं एक जंगल में पहुंचा जो जंगली जानवरों से भरा हुआ था, विच वाज, विच माने जो, ठीक है, बस जान, विच वाज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवरों से भरा हुआ था। तो वस्तु के लिए, जानवर के लिए भी विच लगता है। जो का मतलब वह स्थान भरा हुआ था, जंगल भरा हुआ था, जंगली भरा हुआ। छठवां है, वह आपको तरीके को बताएगा जिस प्रकार उसने यह समस्या हल की। जिस प्रकार यह नाउन क्लास होता तो किस प्रकार, लेकिन यह एडजेक्टिव क्लास बनाए तो इसलिए जिस प्रकार ने, वो आपको उस तरीके को बतलाएगा जिस प्रकार उसने यह समस्या हल कर। ही विल टेल यू द वे, वह आपको वह तरीके बताएगा, हाउ ही सॉल्व द प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, कि जिस प्रकार उसने इस समस्या को सॉल्व माने हल किया, और मैंने जिस प्रकार ये, जैसे जो चढ़ेगा सो गिरेगा, इसका मतलब ही हु राइट्स, ही माने वह, वैसे होता है वह जो चढ़ेगा बिलफाल गिरेगा। तो देखिए दोनों क्लास फ्यूचर टेंस में हो नहीं सकते, तो इसलिए ठीक है, जिसमें कंजक्शन है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख देते हैं। ठीक है, और ये सब्जेक्ट है प्रिंसिपल क्लास, बिलफिल प्रिंसिपल क्लास का वर्ब और ऑब्जेक्ट अन्य शब्द हैं। यह वही घोड़ा है जिसको मैंने कल खरीदा था, दिस इज द सेम हार्स माने यह वही घोड़ा, सेम माने वही, एज आई परचेज स्टडी, जो मैंने कल खरीदा था, ये जिसको मैंने कल खरीदा था। तो सच या सेम के साथ बताया गया था, एज आई। कोई भी वस्तु जो तुम चाहते हो ले लो, टेक एनीथिंग माने कोई भी वस्तु ले लो, यू लाइक जिसको तुम चाहते हो। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब रूल भी बता दिए इसके, और चलिए अब इसके एक्सरसाइज पे हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। आइए एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 32, इसमें 10 वाक्य है, 11 वाक्य है, तीनों 11 वाक्य का अंग्रेजी देख लेते हैं। पहले आप लोग इसको कर लीजिए, उसके बाद मिला लीजिए। देखिए पहला है, यह वही स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, तो हो जाएगा दिस इज द प्लेस वेयर लॉर्ड कृष्ण वाज बॉर्न। दूसरा, यह लड़का जिसकी यह पुस्तक है मेरा मित्र है, तो हो जाएगा यह लड़का जिसकी यह पुस्तक है मेरा मित्र है। द बॉय माने वह लड़का, यह लड़का का हो चाहे वह लड़का, बात एक ही है। हुज बुक दिस इज, हुज बुक माने जिसकी पुस्तक, दिस इज माने यह है, क्योंकि हुज बुक ये आपको पूरा कंजक्शन काम करेगा। तो द बॉय हुज बुक दिस इज, कामा करके इज माई फ्रेंड, मेरा मित्र है। तो पहले द बॉय इज माई फ्रेंड एक वाक्य था, बीच में हुज बुक दिस इज आ गया, ये आपको एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। वह आदमी जो परिश्रम करता है अवश्य सफल होता है, द मैन, या ठीक है, हु वर्क्स हार्ड, वर्क्स ही कह दो लेकिन हार्ड लगा देना बेटर माना जाएगा। द मैन हु वर्क्स हार्ड कामा मस्ट सक्सीड, मस्ट माने अवश्य, सक्सीड माने सफल होता है।
ठीक है। और ये ऐसे भी कह सकते हैं कि श्योरली बिकम्स सक्सेसफुल, बात देखी हुआ। हम उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं जिसने आपको पीटा था। वी वांट टू सी द मैन, सी माने मिलना या देखना दोनों होता है। वी वांट टू सी द मैन हु बीट यू, ठीक है, जिसने आपको पीटा था। हु बीट यू, BEAT। आगे है भगवान उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तो हो जाएगा गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते। बराबर में जो समय खो गया सदैव के लिए खो गया। द टाइम विच लोस्ट, ठीक है, कामा इज लोस्ट फॉर एवर, विच के साथ इज भी लगा सकते हैं यहाँ पे। द टाइम विच इज लोस्ट फॉर एवर, वह समय जो खो जाता है हमेशा के लिए खो जाता है। ठीक, हमने जो कार्य करते हैं हम जो कार्य करते हैं उन्हें भगवान देखता है। तो गॉड सीज द वर्क वी डू। गॉड सीज द वर्क माने भगवान उस काम को देखता है, ठीक है। वी डू, जो हम करते हैं, हम जो कार्य करते हैं भगवान उन्हें देखता है। गॉड सी द वर्क विच वी डू, जो हम करते हैं या हम जो काम करते हैं। मैं वह समय नहीं जानता जब रेलगाड़ी छूटती है। आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन द ट्रेन, छूटना कैसे देखिए दिया गया, स्टीम्स ऑफ, व्हेन द ट्रेन स्टीम्स ऑफ। अगला स्ट्रीम्स ऑफ बोल जाएगा तो आप डिपार्ट लिख सकते हैं, DEPART, तब भी सही है। अगला है हाँ, जो सत्य बोलता है, सॉरी इसके पहले वाले में थे कि वह समय नहीं जानता। आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन द ट्रेन स्टीम्स ऑफ, तो डू नॉट नो हो जाएगा द टाइम। जो सत्य बोलता है माने द, हाँ वन का लगा दीजिए, जब कोई कंफर्म नहीं है करता तो वन, यानी वन माने कोई व्यक्ति। वन हु स्पीक्स द ट्रूथ, वन हु स्पीक्स द ट्रूथ, उसे सब चाहते हैं। कामा ऑल लाइक हिम, ठीक है, ऑल लाइक हिम। और ऐसे कह सकते हैं कि ऑल लाइक हिम हु स्पीक्स द ट्रूथ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ऑल लाइक हिम हु स्पीक द ट्रूथ, यहाँ जो सत्य बोलता है मतलब हु कंजक्शन है तो बीच में ही आएगा, उसे सब चाहते हैं। ऑल लाइक हिम हु स्पीक द ट्रूथ। यह वही युद्ध भूमि है जहाँ कर्ण मारा गया था। दिस इज द बैटल फील्ड, यह वही युद्ध भूमि है। वेयर कर्ण वाज किल्ड, जहाँ कर्ण मारा गया था। यह वही गाय है जिसे तुमने कल देखा था। दिस इज द काउ विच यू सा द स्टरडे, दिस इज द काउ विच यू सा द स्टरडे, जिसे तुमने कल देखा था। तो आई होप समझ में आ गया। आज की वीडियो में इतना ही। एडजेक्टिव क्लास, इसके बाद आपको एडवर्ब क्लास भी पढ़ा दिया जाएगा कल, तो इसलिए चैनल पर जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज एडवर्ब क्लास का ट्रांसलेशन का वीडियो देख लेते हैं। इसके पहले आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चल रहा है, नाउन क्लास एडजेक्टिव क्लास पढ़ा चुका हूँ, एडवर्ब क्लास देखेंगे। तो एडवर्ब क्लास के जो कंजक्शन है उनके द्वारा बड़े बड़े वाक्यों को कैसे इंग्लिश ट्रांसलेट किया जाता है उसको देखेंगे। ये आपको देखने के बाद आपको सिंथेसिस में भी आप इसका डिटेल पढ़ चुके हैं, वहाँ भी आपको हेल्प करेगा। तो बड़ी यूज़फुल वीडियो होने वाली है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें इसके पहले वाली तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे। एडवर्ब क्लास अधिकतर टाइम, प्लेस, पर्पज, कंडीशन, रिजल्ट, कॉज, कंपेरिजन, कंट्रास्ट तथा मैनर बताता है। यानी कि जो एडवर्ब क्लास होता है इसके कंजक्शन 9 प्रकार के होते हैं। 9 चीज़ों को बताने के लिए इनका प्रयोग होता है। इसमें समय बताता है, स्थान बताता है, उद्देश्य बताता है, शर्त बताता है, परिणाम बताता है, कारण बताता है, तुलना बताता है, अंतर या विरोध बताता है, तरीका बताता है। ये 9 प्रकार के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बातें बताता है। तो देख लेते हैं 9 प्रकार के। देखिए टाइम के लिए, प्लेस के लिए अलग अलग वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है जब तुम वापस जाओगे तब मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो इसमें समय की बात की जा रहा है। इसके आगे होगी आई शैल गो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। व्हेन यू रिटर्न, जब तुम वापस आओगे। तो इसमें क्या है कि व्हेन और इफ़ से जो शुरू होते हैं दोनों वाक्य में, जब आगे गी आता है तो व्हेन से तब जब रहेगा तो व्हेन, यदि रहेगा तो इफ से लगेगा, तो उसको तो हम प्रेजेंट इनफिनिट टेंस में ही बनाएंगे व्हेन या इफ वाला।
इसका रूल ये है। और अगला वाला फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएंगे। अगला है, हाँ एक बात ये अभी ध्यान देना कि इसमें व्हेन वाला पहले भी कर सकते हो, व्हेन यू रिटर्न कामा, तब के लिए कामा लगा सकते हैं, फिर आई शैल गो विथ यू ऐसे भी कर सकते हो। अगला है, अपना काम समाप्त कर चुकने के बाद उसने अपना दफ्तर छोड़ दिया, तो ही लेफ्ट द ऑफिस, उसने दफ्तर छोड़ दिया। आफ्टर माने बाद, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, अपना काम पूरा करने के। तो देखिए बाद शब्द आता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले पास्ट इंडेफिनिट लिखा जाता, फिर आफ्टर, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा जाता। जब मैं घर पहुंचा तो बच्चे खेल रहे थे। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, तो बच्चे खेल रहे थे, तो या तब के लिए कामा लगा देते हैं हम। ये इस समय के लिए हो। स्थान वाले देखते हैं वाक्य, मैं जहाँ कहीं गया वह मेरे साथ रहा। ही एकम्पनीड में, एकम्पनीड माने साथ में रहना या साथ देना। वेयर एवर माने जहाँ कहीं भी, आई वेंट वन में गया। तो देखिए जहाँ के साथ कहीं आएगा तो वेयर एवर लगेगा, केवल जहाँ आएगा तब वेयर लगेगा। जैसे जहाँ मैं गया तो वेयर हो जाएगा, जहाँ कहीं मतलब जहाँ कहीं भी, कई एक से ज़्यादा स्थान तो वेयर एवर लगता है। पांचवा वाक्य है, वह कठिन परिश्रम करती है जिससे वह प्रथम आ सके। सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है, सो दैट माने ताकि या जिससे कि, सी में स्टैंड फर्स्ट, वह प्रथम आ सके। तो इसमें नियम ये है कि सो दैट के पहले अगर प्रेजेंट टेंस है तो ये में लगता है, नहीं तो माइट लगता है उसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। तो इसमें उद्देश्य बताया जा रहा है। अगला है देखिए, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो इसका वाक्य होगा, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो कि, इसकी अंग्रेजी यू शुड फेल, तुम फेल हो जाओ। तो लेस्ट के बाद सब्जेक्ट के साथ हमेशा शुड लगता है और कोई सहायक क्रिया और नॉट नहीं लगता। अगला वाक्य है, अगर तुम इस साइकिल का मूल्य दे दो तो तुम इसे ले सकते हो। इफ़ यू पे द प्राइस ऑफ दिस साइकिल, प्राइस माने मूल्य, यू कैन हैव इट, तुम इसे ले सकते हो। हैव माने पास, तब तो ये साइकिल तुम्हारे पास हो सकती है, यानी कि ले सकते हो। तो हैव मीन्स पास में होने या लेना। जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते हैं। यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों में शर्त है, 7वें में और 8वें में, दोनों में कंडीशन है। तो यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तो जब तक नहीं का अंग्रेजी होता है अनलेस, अनलेस और ये शर्त सूचक है, अनलेस है, अगर समय रहता तो अनटिल लगता है। वह इतनी कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकती। सी सो वीक, वह इतनी कमज़ोर है दैट सी कैन नॉट वॉक, कि वह चल नहीं सकती। मैंने इस कलम को ख़रीदा क्योंकि वह सस्ता था। आई परचेज दिस पेन, मैंने इस कलम को ख़रीदा बिकॉज, क्योंकि इट वॉज चीप, यह सस्ता था। ये वह की अंग्रेजी भी इट ही लगेगा, क्योंकि वह आदमी तो है नहीं, वस्तु के लिए इट लगता है। वह सीता से इतना घृणा करता है जितना मोहन से। ही हेट्स सीता एज मच, वह सीता से उतना ही अधिक घृणा करता है, एज ही हेट्स मोहन, जितना वह मोहन से करता है, मतलब मोहन से घृणा करता है। वह अपने भाई से लंबी है। सी इज टालर दैन हर ब्रदर, वो अधिक लंबी है। दैन हर, टालर माने होता है किसी से ज़्यादा, तुलना करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री लगता है। टालर दैन हर ब्रदर माने अपने भाई से अधिक लंबी। अगला है, यद्यपि वह निर्धन है फिर भी ईमानदार है। यद्यपि ये होती है आल्दो, तो आल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह निर्धन है। एट माने फिर भी, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो यहाँ आप एट ना लिखें, केवल कामा से भी काम चला सकते हैं, या कामा एट दोनों लिख सकते हैं, कि केवल एट लिखेंगे, तीनों कंडीशन सही रहती है। जैसा तुम बोगे वैसा तुम काटोगे। एज यू सो माने जैसा तुम बोगे, सो शैल यू रीप, वैसा तुम काटोगे। वैसे तो एज के बाद वैसे के लिए कामा से ही काम चला सकते हैं, लेकिन ये कहावत है, तो कहावत में बात पर जोर देने के लिए सो का प्रयोग भी होता है। यहाँ देखिए आपको कुछ रूल्स दिए गए हैं, जो मैं एग्जाम्पल बताया उसका रूल्स भी दिए हैं। वेन के बाद देन नहीं आता, केवल कामा लगता है। वाक्य नंबर 3 देखेंगे तो उसमें आपको देखिए वेन के बाद केवल कामा लगाए हैं यहाँ देन के लिए। दूसरा रूल का, आल्दो के साथ एट लगा देते हैं। वाक्य नंबर 13 देख लीजिए, यहाँ आल्दो के साथ एट लगाएं फिर भी अंग्रेजी। अगला है, इफ़ के बाद भी तो की अंग्रेजी देन नहीं लगाते, केवल कामा लगाते हैं, यानी इफ़ रहेगा तब भी तो की अंग्रेजी केवल कामा लगाएंगे, जैसे यहाँ वाक्य नंबर 7 में देखिए। अगला है, अनटिल और हाँ, अनटिल और अनलेस के बाद निगेटिव नहीं आते हैं। वाक्य नंबर 8 देखिए, अनटिल के बाद निगेटिव नहीं आते, जैसे जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं कर, अनलेस यू वर्क हार्ड, तो इसमें नहीं की अंग्रेजी डू नॉट वर्क हार्ड नहीं लिखा गया, क्योंकि अनलेस और अनटिल के बाद हमेशा अफर्मेटिव वाक्य का स्ट्रक्चर रहता है।
ठीक है, क्योंकि अनलेस माने जब तक नहीं या अनटिल माने जब तक नहीं, तो उसमें हो जाता है नहीं का अंग्रेजी। ठीक है, अनलेस अर्थ सूचक है, अनटिल समय सूचक, बस इतना अंतर है। तो इनके साथ नॉट नहीं लगाते हैं, डू नॉट या डज नॉट नहीं लगाएंगे। हुआ अगला है रूल 5, अगर वाक्य में दोनों भागों में गा गे गी लगे हों तो इफ़ या व्हेन के वाक्य को सिंपल प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं और दूसरे को सिंपल फ्यूचर में लिखते हैं, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसे वाक्य नंबर 1, तो यहाँ देखिए, जब तुम वापस जाओगे तब मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तो दोनों में गा गे गी आ रहा। तो आई शैल गो विथ यू व्हेन यू रिटर्न, तो व्हेन के नाते ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया। छठवां नियम का रहा हमारा लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि के साथ शुड का प्रयोग होता, लेस्ट के बाद नॉट नहीं लगाया जाता। वाक्य नंबर 6 वाक्य नंबर देखिए, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, तो इसमें वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो। लेस्ट के साथ लेस्ट में कहीं ऐसा ना हो कि नहीं करता रहता है, इसलिए अलग से डू नॉट या डज नॉट नहीं लिखा जाता और हमेशा शुड का ही प्रयोग होता है जाओ का अंग्रेजी। अगला कह रहा है रूल हमारा लास्ट है, सो दैट के बाद आने वाली क्लास में या माइट का प्रयोग होता है। वाक्य नंबर 5, अगर प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो में, नहीं तो माइट का प्रयोग होता है। वाक्य नंबर 5 देख लेते हैं। वह कठिन परिश्रम करती है जिससे वह प्रथम आ सके, सी वर्क्स हार्ड सो दैट, जिससे कि यह ताकि सी में स्टैंड फर्स्ट, वह प्रथम आ सके। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। देखिए, पहले 33A का ट्रांसलेशन देखते हैं, उसके बाद फिर 33B का भी देख लेते हैं। ये पूरा एडवर्ब क्लॉज मिला के है। जब मैं यहाँ आया तब तुम सो रहे थे। ठीक है, तो देखिए पहला वाला वाक्य जो है अभी पढ़े इसके आधार पर है, इसके बाद वाला जो है मिक्स है, पूरा मिला के है आपको। पहला वाक्य आपका है, जब मैं यहाँ आया तब तुम सो रहे थे। व्हेन आई केम हियर, कामा करके तब लिखेंगे यू वर स्लीपिंग, तुम सो रहे थे। यद्यपि वह निर्धन है तो भी वह बेईमान नहीं है। ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। तुम्हारी बहन सुधा से अच्छा नाचती है। योर सिस्टर डांसेज, तुम्हारी बहन नाचती है सुधा से अच्छा, तो बेटर देन सुधा हो जाएगा। वह आज नहीं आ सकता क्योंकि वह बीमार है। ही कैन नॉट कम टूडे बिकॉज ही इज इल। अगर तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, कामा करके रहेगा यू विल पास तो के लिए। अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें सब प्यार करेंगे। इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ ऑल विल लव यू, तो के लिए कामा लगा देंगे। थोड़ा खाना खाओ, ईट लेस, ईट माने खाना, लेस माने थोड़ा, तो ईट लेस ही कर दो, ईट माने वही खाना खाना हो जाएगा, या ईट लेस फूड, बात एक ही हुआ। ऐसा ना हो कि मतलब होगा लेस्ट या लिस्ट। तुम बीमार पड़ जाओ, यू शुड फॉल इल, यू शुड फॉल इल माने बीमार पड़ना, किताब में दिया भी है। यदि वह सत्य बोलेगा तो सब उसका सम्मान करेंगे। इफ़ ही स्पीक्स द ट्रूथ कामा ऑल विल रेस्पेक्ट हिम। गाड़ी छूटने के बाद हम स्टेशन पहुँचे। वी रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड, ठीक है, डिपार्टेड, छूटना कहीं डिपार्टेड, DEPARTED। सावधानी से चलो, वॉक केयरफुल्ली, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो। लेस्ट यू शुड फॉल इल, ठीक है, फॉल इल नहीं होगा, फॉल डाउन, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, फॉल डाउन वन तक गिर पड़ना। ठीक है, अगला है, उसने इतना परिश्रम किया कि उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। ही वर्कड सो हार्ड, ठीक है, इतना परिश्रम किया, ही वर्कड सो हार्ड दैट, ठीक है, ही लॉस्ट हिज हेल्थ, उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, मतलब ही लॉस्ट हिज हेल्थ। अगला है, जैसे ही उसने शोर सुना, एज सून एज ही हर्ड द नॉइज, वह घर से बाहर आया, कामा करके वैसे ही, अब वैसे कामा लगता ही है, जैसे एज सुन एज के बाद, एज सुन एज ही हर्ड द नॉइज कामा ही केम आउट ऑफ द हाउस। जब तक मेरा मित्र नहीं आएगा मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा। आई शैल वेट माई फ्रेंड, ठीक है, मैं अपने मित्र की प्रतीक्षा करूंगा अनटिल ही रिटर्न्स, ठीक है, अनटिल ही रिटर्न्स।
जब तक वो आ नहीं जाएगा, या जब तक मेरा मित्र नहीं आएगा। तो एक बार फ्रेंड लिख दिए, पहली बार नाउन नहीं लिखना चाहिए, इसलिए ऐसे लिखेंगे, जब तक मेरा मित्र नहीं आएगा मैं इसकी प्रतीक्षा करूँगा। इसको ऐसे किसने, मैं अपने मित्र की प्रतीक्षा तब तक करूँगा जब तक मेरा मित्र नहीं आ जाएगा। बात एक है, ये जब तक वो आ नहीं जाएगा। तो आई शैल वेट फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही कम्स। अगला है, तो ये तो था एडवर्ब क्लास पर आधारित। अब पूरा एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव क्लास, नाउन क्लास, ये तीनों क्लास को मिलाकर पूरे एडवर्ब क्लास का मिक्स्ड है ये 35 भी। इसका भी मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग पहले करके फिर मिला लीजिए। सुना जाता है कि चुनाव जल्दी नहीं होने वाले हैं। इट इज़ हर्ड, माने सुना जाता है, पैसिव वॉइस मौके। इट इज़ हर्ड दैट द इलेक्शन इज नॉट अबाउट टू बी हेल्ड सून। अबाउट टू बी हेल्ड सून, हेल्ड माने होना या आयोजित होना। It is heard that election is not about to be held soon। ठीक है, जो कुछ मैं कहता हूँ इससे ध्यान से सुनिए। पे अटेंशन, ठीक है, ध्यान, पे अटेंशन से ध्यान सुनिए या उस पर ध्यान दीजिए बातें क्यों। टू व्हाट आई से, पे अटेंशन टू व्हाट आई से, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ, व्हाट आई से कामा पे अटेंशन, बात देखिए हुआ, पे अटेंशन टू व्हाट आई से एंड वर्क अकॉर्डिंगली, और तद अनुसार काम करिए। एंड वर्क, और काम करिए अकॉर्डिंगली माने तद अनुसार, किताब में दिया भी। तो पे अटेंशन टू व्हाट आई से एंड वर्क अटेंटिवली, सॉरी वर्क अकॉर्डिंगली, ठीक है। और एक बात ये भी ध्यान देना कि इसको ध्यान से कहेंगे, अटेंटिवली भी कह सकते हो, और तब उसे ध्यान से सुनिए। तो ध्यान से सुनिए मतलब यहाँ ध्यान देने के हिसाब से पे अटेंशन टू लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हियर माने सुनिए, अटेंटिवली तब हो जाएगा, तब अटेंशन नहीं लिखा जाएगा। पे रहेगा तो अटेंशन लिखना जरूरी है, नहीं तो हियर लिखेंगे तो अटेंटिवली काम चल जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हियर अटेंटिवली व्हाट आई से एंड वर्क अकॉर्डिंगली, या आप ऐसे कह सकते हैं, व्हाट आई से, जो कुछ मैं कहता हूँ, कामा करके, हियर अटेंटिवली, उसे ध्यान से सुनिए, उसी के लिए कामा लग जाएगा, एंड वर्कड अकॉर्डिंगली, और तदनुसार काम करिए। बात एक ही हुआ। कोई नहीं जानता है कि देश में बेरोजगारी की समस्या को कैसे हल किया जाए। नो वन नोज, कोई नहीं जानता है, दैट मीन स्कीम, नो वन नोज। हाँ, तो की के साथ कैसे भी है, तो इसलिए दैट नहीं है, केवल हाउ लगेगा। नो वन नोज हाउ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, ठीक है, शुड सॉल्व माने हल किया जाए। मैं आपको अभी से नहीं बता सकता कि क्या मैं तुम्हारी शादी में सम्मिलित हो सकूंगा। मैं आपको अभी से नहीं बता सकता, आई कैन नॉट टेल यू, ठीक है, नाउ, ठीक है। और कि क्या कि मैं तुम्हारी शादी में सम्मिलित हो सकूंगा। वेदर आई विल अटेंड योर मैरिज हो जाएगा, वेदर आई विल अटेंड योर मैरिज। अगला है, जो भी सूचना मिली थी मैंने आपको दे दी। द इंफॉर्मेशन, ठीक है, व्हाट वाज गिवन, मतलब जो भी दी गई थी, जो मिली थी, बात की, मैंने आपको दे दी, आई गेव यू। ऐसे भी कहते हैं, आई गेव यू द इंफॉर्मेशन व्हाट, ठीक है, वाज गिवन, या व्हाट आई वाज गिवन, आई भी लगा सकते हैं सब्जेक्ट। आई गेव यू द इंफॉर्मेशन व्हाट आई वाज गिवन। अच्छा, आगे है, यह वही पुस्तक है जो आपने मुझे भेंट की थी। दिस इज़ द बुक माने यह वही पुस्तक है जो आपने मुझे भेंट दी थी। विच यू प्रेजेंटेड मी, प्रेजेंटेड माने होता है भेंट देना या भेंट देना। अगला है, प्रदर्शनी में मैंने एक घड़ी देखी जो तिथि तथा दिन भी बताती थी। आई सा ए वॉच इन द एक्सिबिशन, ठीक है, मैंने प्रदर्शनी में घड़ी देखी जो तिथि तथा दिन भी बताती थी। विच, हाँ, टोल्ड डेट एंड डे, डेट एंड डे। अगला, यह सबसे मीठा आम है जो मैंने अभी खाया है। दिस इज द स्वीटेस्ट मैंगो, सबसे मीठा आम है जो मैंने अभी खाया है। विच आई हैव जस्ट ईटन।
हाँ, जो छात्र नियमित रूप से अध्ययन करते हैं, द स्टूडेंट हु स्टडी रेगुलरली, जो नियमित रूप से अध्ययन करते हैं वे अच्छी श्रेणी पाते हैं, कामा करके गेट गुड डिवीजन। वीकली नहीं लिखा जाएगा कि स्टूडेंट हो गया, हु लगा दिए तो दो सब्जेक्ट हो गया, द स्टूडेंट हु कंजक्शन का भी काम कर सकते। द स्टूडेंट मतलब गेट गुड डिवीजन, द स्टूडेंट स्टडी, तो स्टूडेंट के लिए हु लग गया। तो द स्टूडेंट हु स्टडी रेगुलरली, वह छात्र जो नियमित रूप से अध्ययन करते हैं तो वे अच्छे श्रेणी पाते हैं, काम करके गेट गुड डिवीजन। यह वही आदमी है, दिस इज द मैन, जिसने मेरे विरुद्ध झूठी गवाही दी थी। हु गेव, ठीक है, और झूठी गवाही तो फॉल्स एविडेंस अगेंस्ट मी, मेरे विरुद्ध। क्या आपने वह स्थान देखा जहाँ गांधी जी को गोली लगी थी? डिड यू सी द प्लेस वेयर गांधी जी वॉज शॉट, जहाँ गांधी जी को गोली लगी थी। हमें शांतिपूर्वक रहना चाहिए, वी शुड लिव पीसफुल्ली, हमें शांतिपूर्वक रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि हमारी एकता संकट में पड़ जाए। लेस्ट आवर यूनिटी, ठीक है, ऐसा ना हो कि लेस्ट आवर यूनिटी संकट में पड़ जाए, ठीक है, लेस्ट आवर यूनिटी, ठीक है, शुड बी इन डेंजर, शुड बी इन डेंजर लिख दीजिए, चाहे पेरे लिख दीजिए, संकट में पड़ जाए तो लिस्ट साथ छूट ही रहेगी, जाए कर दीजिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद की वीडियो में आपको कंपाउंड सेंटेंस बताया जाएगा, उसकी एक्सरसाइज बताया जाएगा, फिर आपको कास्ट वर्ब है उसको पढ़ा दिया जाएगा, तो आपका ट्रांसलेशन फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको नया बैच चालू हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा कर रखिए, ताकि जैसे ही आपको अपलोड करूँ वीडियो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।